अगर आप किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं और इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत बुक से रिलेटेड कंटेंट भी देखते हैं तो कभी ना कभी फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस आपके फीड में ज़रूर आई होगी, मीम्स के थ्रू या फिर किसी इंफॉर्मेटिव रील के थ्रू। आप में से बहुत सारे लोग उसे समझते भी होंगे और इसकी गहराई से अध्ययन भी किया होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसे शायद समझने में असमर्थ रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी लेकिन जानना चाहते हैं कि क्या है इस किताब में। आपका मकसद जो भी हो, ये वीडियो आपको मेटामॉर्फोसिस के बारे में हर वो गहरी डिटेल बताएगी और बताएगी क्या है मेटामॉर्फोसिस का राज और क्यों आज भी लोग उसे इतनी गहराई से पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांस काफ्का एक ऐसे ऑथर हैं जो अपनी राइटिंग्स में सेल्फ रिफ्लेक्शन का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपनी कहानियों में अपने जीवन की कुछ परिस्थितियों को रख देते हैं। इसलिए काफ्का की कहानियाँ समझने से पहले हमें उनका जीवन भी समझना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी जीवनी से। फ्रांस काफ्का वो लेखक थे जो अपनी ही रचनाएं दुनिया से छुपाना चाहते थे। अपने दोस्तों से अपनी किताबें आग में फेंक देने की गुहार लगाते थे। उनका मानना था कि उनकी लिखी हुई कहानियां इंसानों के लिए हैं ही नहीं, सिर्फ उनके खुद के दर्द और गिल्ट के साए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिसे वो खुद बर्बाद करना चाहते थे वही कहानियां आज उन्हें अमर बनाती हैं। काफ्का की जिंदगी अकेलापन, बेचैनी और अपने ही घर के अंधेरों से लड़ते हुए गुजर गए। वो एक ऐसे लेखक थे जो दुनिया से कभी तालमेल नहीं बिठा पाए और अपनी कलम से लिख दिए उन्होंने वो अंधेरे जो इंसानियत के अंदर घुल गए। और उन्हीं अंधेरों में से एक है उनकी सबसे मशहूर किताब मेटामॉर्फोसिस। फ्रांस काफ्का का जन्म 3 जुलाई 1883 को प्राग में हुआ। उनके फादर बहुत ही डोमिनेटिंग और स्ट्रिक्ट थे। काफ्का ने अपनी कई राइटिंग्स में फादर के प्रेशर और उनके भेदभाव भरे व्यवहार का जिक्र किया है। मदर थोड़ा सॉफ्ट थी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में काफ़ी कम है। काफ्का के सबसे क्लोज दोस्त थे मैक्स ब्रॉड। काफ्का ने एक चिट्ठी में मैक्स ब्रॉड को लिखा था कि उनकी डेथ के बाद उनकी सारी राइटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उन्हें जला दिया जाए, लेकिन मैक्स ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पब्लिश कर दिया। अगर मैक्स सच में काफ्का की बात मान लेते तो आज मेटामॉर्फोसिस या द ट्रायल हम कभी पढ़ ही ना पाते। काफ्का की ज़िंदगी में एक परमानेंट फीलिंग थी, एलिनेशन, यानी कि अकेलापन या फिर अलग थलग होना। एक सुबह ग्रेगर सैम्सा की आंख खुली और उसने महसूस किया उसका शरीर अब पहचान से बाहर अजीब और विशाल कीड़े में परिवर्तित हो चुका है। पैर इतने कई और छोटे थे कि उन्हें हिलाना ही चुनौती था और उसका शरीर कठोर झुर्रियों और खोल से ढका हुआ था। वो चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहा, सोचता रहा कि शायद ये सिर्फ एक डरावना सपना है। लेकिन जब उसने अपना चेहरा एक शीशे में देखा तो असली सच्चाई उसके सामने थी। अब वह वही इंसान नहीं था जो कल तक था। माता पिता जो उसकी नौकरी और आमदनी पर निर्भर रहते थे तुरंत उसके कमरे में आए। बेटा जल्दी उठो, ऑफिस में देर हो रही है। उनकी आवाज़ में चिंता और थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन ग्रेगर हिल नहीं पा रहा था। हर अंग जैसे उसके आदेशों को नकार रहे थे। यह दृश्य माँ की बेचैनी, पिता की कठोरता और ग्रेगर की अनकही त्रासदी एक साथ कमरे में घुली हुई थी। तभी दरवाजे पर बॉस की कठोर आंखें वाली उपस्थिति दिखाई दी और जानना चाहता था कि वह काम पर क्यों नहीं आया। ग्रेगर ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, लेकिन उसकी आंखें अजीब आकृति और अचंभित करने वाली हरकतें देखकर बॉस डर के मारे भाग गया और उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरे में बस केवल सन्नाटा और हल्की सुबह की रोशनी थी, जो फर्नीचर की कठोर परछाई के साथ ग्रेगर की निराशा को और गहरा कर रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक महिला का चित्र था जो अब उसके अतीत और इंसानियत की याद दिला रहा था। धीरे धीरे घर में नए किराएदारों का आगमन हुआ। 3 पुरुष किराएदार आए जिनका जीवन अपने काम और दिनचर्या में व्यस्त था। वे ग्रेगर के अजीब शरीर और विचित्र हरकतों से अनजान थे, लेकिन उनके हल्के कदम और फुसफुसाती आवाज़ें कमरे में तन्हाई और बढ़ा रही थी। ग्रेगर की बहन ग्रीटा शुरू में उसकी देखभाल करती है। वह खाना लाती है, उसके पास बैठती है, उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। लेकिन दिन ब दिन जब ग्रेगर कमज़ोर होता है और कम खाने लगता है, ग्रेटा की ममता थकी और धीरे धीरे उसे बोझ समझने लगी। घर का वातावरण अब भारी था। किराएदार, फर्नीचर, चारों ओर एक चुप्पी और कमज़ोर होती रोशनी, सबने उसे अलग थलग और असहाय बना दिया।
एक दिन ग्रेगर के पिता को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ग्रेगर की ओर एक सेब फेंक दिया, जो घुसकर ग्रेगर के शरीर में गहरी चोट बन गया। वह चोट न केवल शारीरिक थी, बल्कि उसके दिल और आत्मा में भी एक स्थायी दंश छोड़ गई। धीरे धीरे ग्रेटा भी उसे पसंद न करने लगी। नौकरानी, किराएदारों की उपस्थिति ने उसको अलग थलग स्थिति की और गहरा कर दिया। कमरा और भी छोटा और अवरोधपूर्ण लगने लगा। फर्नीचर उसके हर कदम को रोक रहे थे और खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी जब उसके खोए हुए मानवता कैद जीवन को दर्शा रही थी। ग्रेगर का हर दिन कठिन और उबाऊ होता गया। वह धीरे धीरे कम भोजन करता, कमजोर होता गया और अपने अस्तित्व को केवल एक बोझ समझने लगा। फिर एक दिन किराएदारों ने कमरे के पास से गुजरते हुए उसकी अजीब हरकतों को देखा। घर की गंदगी और अजारकता की शिकायत की। उन्होंने तय किया कि अब वो किराया नहीं देंगे और घर छोड़ देंगे। ग्रेटा ने महसूस किया कि ग्रेगर अब उनके लिए एक बोझ बन गया था। माता पिता से कहा कि ग्रेगर को अब कमरे से हटा देने में ही भलाई है। ग्रेगर ने महसूस किया कि वह परिवार के लिए एक बोझ बन चुका था। उसने अंतिम सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिवार का एक अजीब सा राहत और शांति मिली। घर में एक नया दिन शुरू हुआ और तभी घर की खिड़की से दूर वायलिन की एक मधुर धुन सुनाई दी। ग्रेटा ने वायलिन उठाया और उसकी भावपूर्ण धुन से घर का वातावरण को और सुंदर बना दिया। आइए इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और रूपकों यानी सिंबल्स और मेटाफर्स को समझते हैं। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन। कहानी में एक चीज आपने जरूर नोट की होगी, शुरुआत से अंत तक बदलाव एक स्थायी विषय है। कहानी का हर पात्र में एक निहित परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन केवल ग्रेगर सैम्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और किराएदारों में भी देखा जा सकता है। दरवाजा समाज और ग्रेगर सैम्सा के बीच एक सेतु जैसा है। एक ओर उसे दुनिया से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर उसे दरवाजा समाज से अलग भी कर देता है। यह सीमा और अलगाव का प्रतीक है। महिला का पोर्ट्रेट। ग्रेगर के कमरे में एक महिला का चित्र है। यह चित्र उसके जीवन की इच्छाएं, सपने और आदर्शों का प्रतीक है। यह दिखाता है कि उसके भीतर अभी भी मानवता और लालसा मौजूद है, भले ही उसका शरीर बदल गया हो। सेब। पश्चिमी संस्कृति में सेब का एक गहरा प्रतीक है। बाइबल में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। कहानी में ग्रेगर के पिता उसे दूर से फेंक कर मारते हैं, जो उसके शरीर में चुभ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनता है। यह दिखाता है कि पिता की नफरत और अस्वीकृति इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने बेटे के करीब भी नहीं आना चाहता था। शेब शारीरिक रूप से उसे मारता है और मानसिक रूप से उसे नफरत मारती है। 3, किराएदार। ये किराएदार कहानी में ग्रेगर के अलगाव और परिवार पर दबाव का प्रतीक है। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। वायलिन। ग्रेटा का वायलिन बजाना कहानी में एक चक्र का टूटने और नई शुरुआत को दर्शाता है। इसे फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। शायद पहले उसे समाज और पेट्रियार्कल दबाव के कारण यह करने का अवसर नहीं मिला। जब ग्रेगर की मृत्यु हो जाती है तो उसे यह मौका मिलता है। वायलिन की धुन जीवन में एक नई उम्मीद और संवेदनाओं का प्रतीक बन जाता है। इस कहानी का यही जादू है। यह दिखाती है परिवर्तन, सामाजिक दबाव, अस्वीकृति और फिर एक नई शुरुआत। सैम्सा की कहानी तुम्हारे और मेरे भीतर छुपे एक कमरे की कहानी है। वह कमरा जहाँ डर, अकेलापन और अपनों की नफरत हर कोने में छिपी रहती है। तुम्हारे अपने, वही जो तुम्हें पालते हैं, तुम्हारे लिए जीते हैं, वही सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। पिता का सेब, यह वह जहर है जो अपनों की नफरत और समाज की कठोरता से भीतर तक समा जाता है। वह तुम्हें घेर लेता है, तुम्हें तोड़ देता है, तुम्हें याद दिलाता है कि असली अपनापन हमेशा स्वार्थ और जरूरत से बना होता है। तुम प्रेम और अपनापन चाहते हो, वह कभी स्थिर नहीं होता। जिस दिन तुम उनके लिए मतलब के नहीं रहते, उसी दिन तुम्हें जंजाल में फंसा दिया जाता है। यह दुनिया है, बेरहम, स्वार्थी और हमेशा बदलती है। लेकिन यह भी सच है, तुम्हारे भीतर की मुक्ति तभी संभव है जब डर, स्वार्थ और अपेक्षाएं गायब हो जाएं। जब तुम देखोगे ये सब कुछ केवल परिवर्तन, पीड़ा, अलगाव है और अंततः मेटामॉर्फोसिस है, यानी अंतहीन रूपांतरण।